हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे पेपर 1 ईवीएस सेक्शन से रिलेटेड ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 में किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी जो कि दिखता था। तो देखिए, ये बात की जा रही है कक्षा 5 है, क्योंकि ये आपका यानी प्राइमरी लेवल का एग्जाम है, यानी 1 to 5 का एग्जाम है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं उन बुक से रिलेटेड होंगे। कक्षा 4 की बुक का कोई चैप्टर पूछा जाएगा, कोई कक्षा 5 का। तो एक सरसरी तौर पर आप इन चैप्टर्स का नाम जो है याद रखें, क्या उसकी थीम है उसको आप ज़रूर तैयार रखें। तो एक केंद्र तोरांग की जो स्थापना की थी, तो वो क्या देखता था? तो ये देखता था जमीन और जीविका की समस्याएं। तो भूख की समस्याएं नहीं देखता था, वनों की समस्याएं नहीं देखता था, और साथ ही साथ कुड़ुक संस्कृति की जो समस्याएं थी उनको देखता था, जो एक केंद्र था तोरांग जिसकी स्थापना की थी, जो सूर्यमणि के किस्से में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो ए और डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? यानी किसका सहयोग हो जिससे हम ये इस भावना से कार्य करने का जो अभिप्राय है वो हम सीख सकें, परिवार से, खेल और परिवार से, या परिवार, समाज और खेल से। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा परिवार, समाज और खेल। यानी जो भी हमारी फैमिली है, जो भी हमारी सोसाइटी है, और जो भी स्पोर्ट्स हैं, खेल हैं, उनसे हमको क्या होता है, इन सहयोग की भावना से, यानी इन सभी के सहयोग भावना से हमें कार्य करने का जो अभिप्राय है वो हम यहाँ पर सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कौन सा निम्न में से आपको बताना है सामाजिक कीट नहीं है। तो देखिए, चींटियाँ। तो चींटियाँ तो एक सामाजिक कीट होती ही हैं, ये सभी हमको पता है। और दीमक भी एक सामाजिक कीट है, और साथ ही साथ मधुमक्खी भी एक सामाजिक कीट है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा भृंग। और भृंग हिंदी में शायद आपको यहाँ पर समझ में ना रहा हो, तो इसकी आप इंग्लिश देख सकते हैं। बीटल को हम भृंग कहते हैं, तो इसे बीटल इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये हमारा सामाजिक कीट नहीं है। बाकी चींटियाँ हो गई, दीमक हो गई, मधुमक्खी हो गई, ये सभी हमारी सामाजिक कीट है, यानी कहीं ना कहीं हमारी ये यूजफुल है, फेमिलियर हैं हमसे, इसलिए ये सभी हमारे सामाजिक कीट हुए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वलसाड़ शहर हैदराबाद शहर के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो डायरेक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको दिया गया तेलंगाना राज्य का हैदराबाद शहर। और देखिए, इसमें जो भी स्थान आपको दिए जाएं उनकी लोकेशन कहीं ना कहीं आपको इंडिया के मैप में क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आप इस दिशा को सही में बता पाएंगे। तो देखिए, जो वलसाड़ शहर है ये आपका स्थित है, यानी जो वलसाड़ शहर है ये गुजरात का एक शहर है, और हैदराबाद जैसा कि आपको बताया गया ये तेलंगाना में स्थित है। तो एक बार इंडिया के मैप से हम इसे समझेंगे। तो देखिए, तेलंगाना आपका यहाँ पर स्थित है आंध्र प्रदेश के पास, यानी ये है हमारा हैदराबाद। तो ये हो गया हमारा हैदराबाद, और गुजरात आपका इस यहाँ पर स्थित है, तो यहीं कहीं होगा वलसाड़ शहर। तो हैदराबाद के सापेक्ष अगर हम देखें तो इस प्रकार से हम तीर यहाँ पर खींचेंगे, और ये जो हमारी दिशा होगी ये होगी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ये शहर होगा हैदराबाद के सापेक्ष। तो ये हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार से कई सारे स्थान आपसे पूछे जा सकते हैं। कोलकाता के सापेक्ष चेन्नई की स्थिति, चेन्नई के सापेक्ष भोपाल की स्थिति, इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? तो अबू धाबी में कौन सी मुद्रा प्रचलित है? तो ये जो हमारे गल्फ कंट्रीज हैं, इनमें कई सारे कंट्री आते हैं, सऊदी अरब हो गया, उसके अलावा अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात से रिलेटेड है, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो है दिरहम। तो दिरहम आपकी यहाँ की अबू धाबी की एक मुद्रा है। और रुपये जो है, यानी रुपये ये जो है ये भारत की मुद्रा है, आप सभी जानते हैं। और डॉलर यूएस के साथ साथ और भी कई सारे देशों में डॉलर एक मुद्रा के रूप में चलता है, और अलग अलग जो देश होते हैं उनके हिसाब से ही वहाँ पर उस यानी उसके नाम के साथ ही यहाँ पर डॉलर जोड़ दिया जाता है। जैसे यूएस डॉलर, उसे हम यूएस के नाम के साथ जोड़कर देखते हैं, इसी प्रकार से अन्य देशों के भी जो मुद्रा है वो डॉलर ही है। और टका यहाँ पर बांग्लादेश की मुद्रा है, तो टका बांग्लादेश से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
चिराओं नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं, ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चिराओं नृत्य किया जाता है? तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली चिराओं नृत्य का संबंध किस राज्य से है, यानी किस राज्य का ये एक लोक नृत्य है, हम ये कह लें चिराओं नृत्य। तो ये देखिए आपको एक हिंट भी यहाँ पर दी गई कि बांस की डंडियों से खेला जाता है, यानी कहीं ना कहीं बांस वहाँ पर इंक्लूड है। और बांस हमारा जो देखने को मिलता है वो नॉर्थ ईस्ट में जो बांस की खेती है वो एक बड़े पैमाने पर की जाती है। तो दो लेकिन यहाँ पर राज्य आपके दिए गए हैं मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मिजोरम। तो चिराओं नृत्य जो है वो मिजोरम से संबंधित है और बांस से रिलेटेड ही जो खेल होते हैं, ताल होती है, वो सभी यहाँ पर खेले जाते हैं मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्न में से किस राज्य में किया गया था, यानी किस राज्य से रिलेटेड है ये जो छत पर पानी का संरक्षण करने की जनवरी जो वर्षा होती है उसके पानी का संरक्षण। तो देखिए पानी का संरक्षण करने की ज़रूरत, या हम ये कह लें वर्षा के पानी का हम संरक्षण वहीं पर करेंगे जहाँ पर हमको कहीं ना कहीं पानी की जो समस्या है वो देखने को मिलेगी एक बड़े पैमाने पर। तो ऐसा जो हमारा राज्य है जो एक रेगिस्तान हम ये कह लें स्टेट है वो है राजस्थान, यानी एक बड़े हिस्से में राजस्थान के क्या पाया जाता है, डिजर्ट पाया जाता है, जो रेगिस्तान है वो पाया जाता है। इसलिए पानी की कमी तो यहाँ पर निश्चित तौर पर हमको देखने को मिलती है। तो यहीं पर इस प्रणाली का उपयोग किया गया, यानी जो छत पर वर्षा का जल है उसका संरक्षण करके हम भूमिगत जल को यहाँ पर एक प्रकार से बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत से यहाँ पर निकलती है और फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई असम से होती हुई ये यहाँ पर बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस प्रकार से कुछ इसका पाथ होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो किन राज्यों में बहती है ये आपसे पूछा गया है, तो सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और असम में। तो अरुणाचल प्रदेश में भी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और असम में भी बहती है, और असम में तो इसका एक बड़ा हिस्सा आता है। और माजुली द्वीप जो कि असम में स्थित है वो ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये भी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है, यानी कैसा माध्यम है, किस श्रेणी का माध्यम है, प्राथमिक द्वितीयक या दोनों, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बात करें अगर फैमिली किसी भावी पीढ़ी के लिए समाजीकरण में जो परिवार की भूमिका होती है वो सबसे प्राथमिक ही होती है। प्राथमिक समाजीकरण हम कहते हैं कि हमारी जो माँ होती है वो हमारी सबसे पहले अध्यापक होती है। तो कहीं ना कहीं जो समाजीकरण है उसमें जो परिवार की भूमिका होती है वो सबसे पहले आती है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो तुरंत ही हम एक परिवार से यहाँ पर कनेक्ट होते हैं और सबसे पहले जो हम सीखते हैं वो अपने परिवार से ही सीखते हैं, फैमिली से ही सीखते हैं, जो भी हमारे संस्कार होते हैं या अदर। इस प्रकार से ही अगर बात की जाए तो भावी पीढ़ी का जो सामाजिकरण होगा उसमें परिवार जो है प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। उसके बाद फिर हम स्कूल कॉलेज वगैरह उन सभी में सीखते हैं, अपने गुरुओं से सीखते हैं और फिर हम एक समाज से सीखते हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक सामाजिकरण का जो यानी परिवार एक माध्यम है। अगला क्वेश्चन है वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए कई आंदोलनों का समर्थन मिला। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो देखिए जो चिपको आंदोलन है ये बेसिकली वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। यानी बड़े पैमाने पर जब वृक्ष यहाँ पर काटे जा रहे थे तो वहीं पर एक मूवमेंट चलाया था। और ये किसने चलाया था? तो ये चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम चिपको आंदोलन यानी रखा गया। इसमें महिलाएं जो थी वो पेड़ों से चिपक जाती थीं जिससे उन पेड़ों को काटने से बचाया जा सके। तो इस प्रकार का एक आंदोलन जो 1970 में हमको देखने को मिला वृक्षों को कटाई से बचाने के लिए, तो वहीं पर निर्णायक भूमिका किसने निभाई थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने निभाई थी। और मेधा पाटकर का जो नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन में यहाँ पर आता है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहेंगे?
यानी इसे हम क्या कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, इसमें जब बांध का निर्माण किया गया तो इसके लिए एक यानी काफ़ी ज़्यादा जो लैंड है उसकी ज़रूरत हमको पड़ती है। तो इसलिए कई सारे जो स्थानीय व्यक्ति थे उनको अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा, और इस प्रकार की जो गतिविधि है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पर विस्थापन कहते हैं। यानी उन लोगों का विस्थापन हो गया, वो दूसरी जगह रहने लगे। अगला क्वेश्चन है, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? तो आप देखते हैं कोई भी अगर हमारा पका हुआ भोजन है, जब वो बच जाता है तो हम या तो उसको फ्रिज में रख दें, यानी फ्रिज में ही हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो वो लंबी अवधि तक यहाँ पर सही बना रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कहा जा रहा है खुला या बिना फ्रिज में क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कौन सा कारक है जो इस भोजन को ख़राब कर देगा। यानी जैसे आज सुबह आपने सब्जी बनाई तो कल सुबह तक जो आपकी सब्जी है अगर आप फ्रिज में उसे नहीं रखते तो वो ख़राब हो जाती है। तो ये किस कारण ख़राब हो जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो कारण होता है वो होता है जीवाणु, यानी इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पर कार्य करते हैं, और बैक्टीरिया जीवाणुओं के कारण ही ये जो आपका भोजन है ये पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक करने की तिथि दी जाती है क्योंकि, यानी क्यों आपने देखा होगा कोई भी आप चीज़ लाएं, कोई भी आपकी नमकीन है या अदर कोई आपका प्रोडक्ट है, भोज्य पदार्थ है, उसके पैकेट पर उसे पैक करने की तिथि हमेशा आपको दी जाती है, और ये भी लिखा जाता है कि बेस्ट बिफोर, यानी 24 मंथ, 12 मंथ, 4 मंथ, यानी इसके पहले ही आप इसको यूज कर लें। और ये क्यों लिखा जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी एक निधानी यानी सेल्फ आयु होती है। तो बिल्कुल सही पॉइंट है, एक भोज्य पदार्थ है जिसकी एक सीमा होती है कि इस सीमा तक ये अच्छा रहेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा। फिर भोज्य पदार्थ के संक्रमण यानी प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप देखते हैं यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के यानी वैक्यूम पैकिंग इसकी की जाती है किसी भी भोज्य पदार्थ की। फिर एक कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे, ये भी पॉइंट हमारा सही है। फिर है हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है, जिसे हम एक्सपायरी डेट कहते हैं। तो एक्सपायरी डेट दी होती है हर एक भोज्य पदार्थ में, और जब उसका समय खत्म हो जाता है तो हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो चारों ही पॉइंट यहाँ पर हमारे बिल्कुल फैक्ट हैं, सही हैं प्रत्येक भोज्य पदार्थ के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में वह विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। यानी कौन सी ऐसी विधि है जिसमें मच्छरों का जो प्रजनन है वो बराबर चलता रहता है, यानी उससे रुकता नहीं है। तो देखिए कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। इससे क्या होगा, इससे जो प्रजनन की हम ये कह लें जो मच्छरों का प्रजनन है वो यहाँ पर रुक जाएगा। लेकिन हमको क्या बताना है, नहीं रुका। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लें। तो इससे भी जो प्रजनन है वो रुक जाएगा, लेकिन हमको प्रजनन रोकना नहीं है। तो सही आंसर होगा 3rd नंबर, मच्छरदानी का प्रयोग करें। और मच्छरदानी के प्रयोग से जो मच्छरों का प्रजनन है वो यहाँ पर नहीं रुकेगा, बल्कि वो चलता रहेगा। लेकिन आप मच्छरदानी के अंदर पूरी तरीके से मच्छरों से सेफ रहेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक और थोड़ी सी चीनी मिली हो पिएं, क्योंकि यानी इसका दस्त के रोगियों में क्या प्रभाव है, यानी क्या होता है, इससे क्या चीज़ होती है, ये आपको नीचे दिए गए पॉइंट के अनुसार बताना है। तो केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है। तो ये देखिए एक सही फैक्ट नहीं है, यानी ये एक गलत है कि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती, ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं होता है। फिर चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। तो ये पॉइंट हमारा सही है कि जो चीनी है और पानी वाला सम्मिश्रण है ये आसानी से सोखा जा सकता है। तो ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको दस्त आ रही है, दस्त के लिए ही चिकित्सक ने ये परामर्श दिया है। और उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है, ये भी फैक्ट हमारा सही है। यानी हमको जो जल है अगर उसमें कोई कीटाणु है हम उससे जब उबाल कर पीते हैं तो वो पूरी तरीके से जीवाणु रहित हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा केवल बी और सी। तो केवल बी और सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जो सब विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं उन्होंने कल क्या खाया था, इस चर्चा का क्या उद्देश्य है।
यानी एक चैप्टर आता है कक्षा 3 में हमारा भोजन, ये एक अध्याय है, ये एक चैप्टर जोड़ा गया और इसको कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, मान लो आप शिक्षक हैं, आप पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को, तो आप विद्यार्थियों में आपस में चर्चा करने को कहेंगे कि उन्होंने कल क्या खाया था। और जब जो विद्यार्थी हैं आपस में चर्चा करेंगे, किसी ने सब्जी रोटी खाया, किसी ने दाल रोटी खाया, तो इस प्रकार से उस चर्चा का क्या उद्देश्य है ये आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड नंबर, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। तो इसका मेन उद्देश्य है कि भोजन की जो विविधता है वो पता चले, यानी ऐसा तो है नहीं कि सभी ने सेम ही भोजन किया होगा, किसी ने सब्जी रोटी खाई, किसी ने दाल रोटी, किसी ने दूध रोटी। तो इस प्रकार से भोजन की जो विविधता है वो हमको देखने को यहाँ पर मिलेगी इस चर्चा के दौरान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कक्षा 4 5वां अध्याय। तो देखिए आपको 3 4 5 इनकी जो बुक्स हैं इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेसिकली ईवीएस पेडागोजी के अंदर। तो कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियाँ, ये एक चैप्टर का नाम है। मैं अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है, यानी इसका क्या उद्देश्य, इस पहल का क्या उद्देश्य है कि उस लड़की की जो सच्ची कहानी है मधुमक्खियों से रिलेटेड वो यहाँ पर बताई गई है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है यहाँ पर ये बताना, ये दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है और समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। यानी इसीलिए वहाँ पर एक नारी एक बालिका को रखा गया जिससे यह दर्शाया जा सके कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार यहाँ पर गतिशील है। तो ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर है एक और कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी शिक्षा मिलती है? तो इससे जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर शिक्षा मिलती है जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व, क्योंकि दादी क्या कहती है, यानी उसे अनिल के घर कुछ खाने या पीने के लिए मना करती है। और किस लिए मना करती है हम आज भी देखते हैं सोसाइटी में, अब तो कुछ हद तक ये कम हो चुका है, लेकिन अभी आप देखते हैं कि हम जो भी यानी हमसे नीचे कास्ट वाले, हम ये कह लें कि जो निम्न वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वहाँ पर खाने पीने के लिए ऐसा मना किया जाता है। पहले भी ये जो जाति भेदभाव की जो भावना थी वो हमको देखने को मिलती थी। फिर और B.R. अम्बेडकर के काफ़ी ज़्यादा प्रयासों से इनको समानता में लाया जा सका, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस कहानी से, या हम ये कह लें दुनिया मेरे घर में, ये जो अध्याय है, इस कहानी से जो हमको शिक्षा मिलती है वो मिलती है जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का जो अस्तित्व है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज ईवीएस के सेक्शन से रिलेटेड, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे, और साथ ही साथ बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनके बारे में स्पेशल वीडियोज़ के दौरान हम उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।